जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। आज है ट्यूसडे। आपको पता है एवरी ट्यूसडे और थर्सडे मैं आता हूं लाइव, आपके लेता हूं लाइव सवाल और उनके देता हूं आपको लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो उस पे हम करेंगे आज बात। आज मेरे पास जो टॉपिक मौजूद है वो दो मेन टॉपिक है। एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड की जो रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उसकी रिकमेंडेशंस आई हैं या उसका जो क्रिटिसिज्म आया है, जो उन्हें स्क्रूटनाइज किया है जो इमिग्रेशन लॉज के हवाले से, हम उस पे बात करने वाले हैं। नए कानून यानी कि जो लेबर गवर्नमेंट के प्लान में थे उनका क्या होगा, जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे जो एक्सपेक्टेड है एंडी बर्नम, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो शबाना महमूद साहिबा जो थी, जो नए प्लान्स इमिग्रेशन के हवाले से लेके आ रही थी, उनका क्या होने वाला है। और इसके अलावा जो रीसेंट केस लॉ जिसमें ब्रिटिश सिटीजनशिप के हवाले से बात की गई है, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि जो एक बैन लगा था एक तरह से, कि जो लोग भी जो फेब 2025 से पहले यहाँ पे इलीगल एंटर हुए थे, जो उनके हवाले से हम बात करेंगे कि भाई किसी भी इलीगल एंट्रेंट को जो है, जो गुड करैक्टर के हवाले से बात की गई थी, हम उसके हवाले से बात करेंगे। गुड करैक्टर, ब्रिटिश सिटीजनशिप, इलीगल एंट्री, हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिपोर्ट, रिसेंट केस लॉ एंड प्रपोज सेटलमेंट चेंजेस। 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स की जो चेंजिंग थी उसमें क्या तब्दीली जो है वो आने वाली है। तो जो लोग जिस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो रहे थे, सवाल पे सवाल उठ रहे थे कि क्या ये जो नया लॉ आएगा 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स का, वो करंट जो लोग हैं उन पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो गुड करैक्टर यानी कि ब्रिटिश सिटीजनशिप के हवाले से क्या नई रिपोर्ट है, क्या नए लॉज हैं, और साथ साथ हम आपके सवाल भी लेंगे। नंबर आपको अभी बता देते हैं कॉल करने के लिए, 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं, 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। आज बहुत नई नई बातें हम करने वाले हैं जो पहले नहीं हुई। उनमें शामिल है जो ब्रिटिश सिटीजनशिप, जिसके ऊपर ये था कि अगर कोई भी जो बंदा यहाँ पे एंटर हुआ है इलीगली या डेंजर वे से, उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। उसमें बड़ी तब्दीली आई है। बड़ी तब्दीली मतलब कि अब कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि भाई हर केस को जो है वो इंडिविजुअली ट्रीट किया जाए। एक सबको एक ही चीज़ पे ला के जो सूटेबिलिटी के वाले से जो है उसको रिफ्यूज़ मत किया जाए। रिकन्सिडरेशन के हवाले से बात करेंगे कि अगर आपकी ब्रिटिश नेशनलिटी की एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो चुकी है तो क्या आप दोबारा से कर सकते हैं, या आपको फ्रेश एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है, या आप उसकी रिकन्सिडरेशन में जा सकते हैं। रिकन्सिडरेशन की जो टाइम लिमिट है वो क्या है, होम ऑफिस क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या आप लेट रिकन्सिडरेशन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, इन सब बातों के ऊपर हम करेंगे बात। और ऑब्वियसली हम कैसे भूल सकते हैं ओवरस्टेज के हवाले से। ओवरस्टेज के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है यहाँ पे, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं जो नई चेंजेस प्रपोज की गई हैं और जो आई हैं। सबसे पहले तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड की जो रिपोर्ट आई है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, उसके अंदर ये कहा गया है कि जिन लोगों को 5 साल के ऊपर वीज़ा मिला था, यानी कि उनको ये कहा गया था कि आपको 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा, तो अगर उनको जो है वो 10 साल के रूट पे डाला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादती होगी। इन अदर सेंस उन्होंने कहा है कि ये कहाँ
ये सारा जो किया जा रहा है ये इमिग्रेशन कंट्रोल के हवाले से किया जा रहा है। तो ऐसी कहाँ पे एक्सपर्ट रिपोर्ट या कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ की गारंटी देगी कि अगर 5 साल से 10 साल पे आप चले जाएंगे तो आपको जो है इमिग्रेशन, नेट इमिग्रेशन जो है वो कम कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा चेंज है। सो मोस्ट लाइकली, मार्क माई वर्ड्स टुडे, दैट इट इज़ मोस्ट लाइकली कि अब जो 5 साल से 10 साल का रूट होने वाला था वो अब एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये मेरा ख्याल है। दिस इज़ नॉट अ लॉ, इट हैज़ नॉट बिकम अ लॉ, बट आई पर्सनली थिंक कि ये अब कानून नहीं बनेगा। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके ऊपर ये लॉ नहीं आएगा। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। आप इस नंबर पे मुझे अभी कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से। नंबर चेक कर, अभी थोड़ी देर में जो है वो आप मुझे कॉल कर सकेंगे ऑन 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो वो हम सवाल लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी कुछ सवाल यहाँ पे मौजूद हैं, हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल। आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेरा एक सवाल है कि ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए मैंने अप्लाई किया है मार्च में। जी। तो दूसरा मुझे ड्राइविंग ऑफेंस था मेरा एक सवाल है कि दूसरा मई 2024 में पुलिस ने मुझे रोका था और वो गाड़ी की एक लाइट नहीं चल रही थी, उसकी वजह से उन्होंने मुझे फाइन किया था 50 पाउंड। ठीक है जी, तो वो मैंने ILR के लिए अप्लाई किया था अक्टूबर 2024 में। तो ILR मेरा हो गया था 2025 में जनवरी में। ठीक तो है वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, उसमें याद नहीं रहा था। ओके इस वजह से। तो अभी मैंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है मार्च में, तो उसमें मैंने डिक्लेयर कर दिया है वो। ठीक है, तो उसका कोई इश्यू तो नहीं होगा? चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इनके ऊपर एक ड्राइविंग ऑफेंस था। वो ड्राइविंग ऑफेंस जो था इनको याद नहीं रहा। इन्होंने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जब अप्लाई किया तो उसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया। जब इन्होंने सिटीजनशिप अप्लाई की है तो उसमें मेंशन किया। क्या इसमें कोई इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं आपको ये कहूँगा कि फौरी तौर पे इसके ऊपर आप लीगल एडवाइस ले लें, क्योंकि आपको जो है वो मेंशन करना था वहाँ पे। और अगर आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में वो मेंशन नहीं किया और ऐसा कोई सवाल था जिसका आपने जवाब ना में दिया है, इसका मतलब है कि आपने जो है वो कंसील की है चीज़ को, यानी कि आपने छुपाया है चीज़ को। लेकिन ये कहीं पे भी आपकी इंटेंशन वहाँ पे नज़र नहीं आ रही कि आपने उसको जानबूझ के छुपाया या वो एक इनोसेंट मिस्टेक है। हाउएवर यू मेंशनिंग इन ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन, वेरी सून यू विल फाइंड आउट कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन अगर आपको बाद में भी पता चल गया था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जब आपने फाइल कर दिया था, उस दौरान में भी आपको पता चल गया था, तो आपको एक कवर लेटर बना के उसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए था कि जी ये मैं एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ डालना भूल गया हूँ। और कई बार केस वर्कर जो होते हैं वो नहीं इतना थोड़ो सर्च करते कि आपके वो ड्राइविंग ऑफेंस, और वैसे भी जो आपका ड्राइविंग ऑफेंस होता है जिसकी आप फ़ाइन पे कर देते हैं वो आपकी कन्विक्शन में नहीं आता। तो अगर आपका सवाल ये था कि हैव यू एवर हैड एनी क्रिमिनल कन्विक्शन या फिर ड्राइविंग ऑफेंस कन्विक्शन जिसमें आप कोर्ट में जाते हैं, तो वो जो है वो उनके रिकॉर्ड में आता है। लेकिन अदरवाइज़ जो नॉर्मल फाइन्स होते हैं वो उनके रिकॉर्ड में
नहीं आते, अगर आपको बैक लाइट आपकी नहीं चल रही थी, पुलिस ने रोका, आपको 50 पॉइंट फाइन कर दिया, इट इज़ सिमिलर टू द वन जैसे आपको टिकट लग जाती और आप उसको पे कर देते, तो वो इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी डाउट में थे, अच्छा किया आपने ये मेंशन कर दिया अब, और आई डोंट थिंक कि इससे कोई आपकी एप्लीकेशन में अफेक्ट होगा। हाउएवर, प्लीज़ टू गेट अप लीगल एडवाइस ऑन दिस वन, दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। रिपीट कर देता हूँ कि जो फाइन्स जो होते हैं, जो आपको टिकट मिलती है, अगर आप वो पे कर देते हैं तो वो कन्विक्शन में नहीं आता। कन्विक्शंस आर समथिंग एल्स। ठीक है, नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा था कि अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं तो प्लीज़ डू नॉट कॉल फॉर योर पर्सनल मैटर्स ओवर है, क्योंकि मेरे ऊपर एक ड्यूटी है कॉन्फिडेंशियलिटी की एज बीइंग सॉलिसिटर। तो आपका पर्सनल मैटर जो है वो मैं यहाँ पे डील नहीं कर सकता। यू कैन कॉल मी टमोरो आफ्टर 12 PM एनी टाइम। नंबर आज कॉल करने के लिए है 07727347212। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हम रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं और जो है ना हमारे बच्चों का अब लिव इन लाइन जो है वो ग्रांट हुआ है ना स्टेटस होम ऑफिस की तरफ से। ठीक है, तो क्या हम उनका जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट कोई अप्लाई कर सकते हैं यूरोप ट्रैवल करने के लिए, या ट्रैवल के लिए कोई ट्रैवल सर्टिफिकेट या कोई चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इनका लिव इन लाइन का इनके बच्चों का हुआ है। अब लिव इन लाइन और रिफ्यूजी स्टेटस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप उनको ये अप्रूव हो चुका है तो बिल्कुल आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके जो है वो होम ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आज हम बात कर रहे हैं गुड करैक्टर के ऊपर, ब्रिटिश सिटीजनशिप गुड करैक्टर के ऊपर जो चेंजेस आई हैं रीसेंट केस लॉ में। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अगर आप का जो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप जब एंटर हुए बियॉन्ड योर कंट्रोल था, अगर आप यहाँ पे एज अ चाइल्ड एंटर हुए थे तो एक्सेप्शन जो है वो यूज़ की जा सकती है, डिस्क्रेशन जो है वो यूज़ की जा सकती है। इफ़ समवन एंटर्ड इलीगली years ago should they apply? अगर कोई बंदा बहुत साल पहले यहाँ पे इलीगल एंटर हुआ है तो क्या उसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पॉसिबली ज़रूर करें आप। द आउटकम डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट इमिग्रेशन हिस्ट्री एंड इंडिविजुअल फैक्ट्स। तो अब वो एक जो स्ट्रेट वे कहा जा रहा था जो भी इलीगल एंटर हुआ है यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, उसमें चेंजेस आ चुकी हैं। अगर आप इलीगल एंटर हुए थे तो अगर आपके कंट्रोल में नहीं था तो वह होम ऑफिस उसको एज एन इंडिविजुअल केस टू केस जो है वो डिस्कस करेगा, रेदर देन कि वो स्ट्रेट अवे आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ कर देगा। व्हाट डज इंडिविजुअल असेसमेंट मीन? जो इंडिविजुअल असेसमेंट है उसका मीनिंग क्या है? तो इंडिविजुअल असेसमेंट का मीनिंग है कि डिसीजन मेकर शुड कंसिडर द होल पिक्चर इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन, फैमिली लाइफ एंड इमिग्रेशन हिस्ट्री। अच्छा, अब ये जब डिसीजन मेकर है उसने आपको इमिग्रेशन हिस्ट्री भी आपकी देखनी है, आपकी यहाँ पे टाइज भी देखनी है। एक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक बंदा है, उसकी वाइफ भी ब्रिटिश है, उसके बच्चे भी ब्रिटिश है यहाँ पे, सो दैट कैन हेल्प फॉर योर केस। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है अब केसेस का जो है वो फैसला किया जाएगा। कैन देयर बी एक्सेप्शंस? क्या वहाँ पे कोई एक्सेप्शंस मौजूद है? पोटेंशियली यस, डिपेंडिंग ऑन द लॉ, पॉलिसी एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। अगेन सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ कि क्या कोई एक्सेप्शंस जो हैं इसमें अप्लाई होती हैं? जी बिल्कुल अप्लाई होती हैं, अगर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नंबर है कॉल करने के लिए
97347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। और जब ये वीडियो बन जाती है तो हम इसके क्लिप्स बना के या पूरी की पूरी वीडियो जो है वो हम अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आफ्टर आई फिनिश द लाइव, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि ये एक सदका जारिया में आ जाता है कि अगर कोई इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था जो आपने पूछा है, उसको मिल जाता है, तो वो जब मुझे दुआएं देगा तो वो आपको भी दुआएं देगा, आप भी उसकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। नंबर 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो हेलो जी सर, मैं आपकी लाइव सुन रही थी। जी जी जी, मुझे सर पूछना था, अगर किसी पे जैसे यूके से डिपोर्ट होके बैन लगा हुआ है जी, तो उसे दूसरी कंट्रीज जैसे यूरोप में और आयरलैंड का वीजा अप्लाई करे तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता सर? कोई डेपोटेशन का बैन लगा हुआ है, आप क्या कह रही है? थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसको ज़रा आप सवाल को ज़रा जैसे ओवरस्टे होके यहाँ से डिपोर्टेशन हुई है। अच्छा, वो कहीं कहीं बाहर चला गया, यूके से बाहर चला गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डिपोर्टेशन होम कंट्री हो गई है। वो चला गया, होम कंट्री में चला गया बंदा। जी, जी तो क्या वो जी। किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी, यूरोप और आयरलैंड वगैरह किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकता है कि नहीं? अच्छा, देखिए वैसे तो ये डिफरेंट कंट्री का सवाल है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू यूके लॉ ही बात करता हूँ। इन जनरल यस, अगर आपको अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ या वहाँ से आप डिपोर्ट होके आए हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू टू अप्लाई फॉर यूरोप। लेकिन अगर उस एप्लीकेशन के अंदर कोई सवाल आता है यूरोप का, स्पेशली यूरोप का या आयरलैंड का, कि जी हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री, देन यू शुड मेंशन यस एंड एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं, इसमें यानी कि कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, उसके चांसेस कितने होते हैं सर कि जैसे मिल सकता है या नहीं? वो ऑब्वियसली वो तो होम ऑफिस जो भी हो उस कंट्री का जी डिपेंड करता है। जी। अच्छा, उसके ऊपर ये होता है कि देखिए जो भी एप्लीकेशन असेस की जाती है वो अकॉर्डिंग टू द करंट सर्कमस्टांसिस की जाती है। फॉर एग्जांपल, मुझे इस बात पे एक बात याद आ गई, वो कहते हैं सुबह का सुल्तान शाम का मुजरिम ठहरा, यानी कि सुबह का बादशाह जो है वो शाम का मुजरिम भी हो सकता है। तो अगर आप सुबह बादशाह थे और शाम को मुजरिम है तो आपको मुजरिमों की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर आप सुबह मुजरिम थे रात को बादशाह बन गए तो फिर आपको बादशाहों की तरह ट्रीट किया। तो आपके करंट सर्कमस्टांसिस जो हैं वो मैटर करते हैं, ना कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री इतना मैटर करती है। जब आप योर एप्लीकेशन इज असेस ऑन द डे, ऑन द मोमेंट यू मेड द एप्लीकेशन। ठीक है, जी सर, चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। थैंक यू। जी, तो बात इनकी ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री से डिपोर्ट हो जाते हैं, यूके से डिपोर्ट हो जाते हैं, तो क्या आप किसी और कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या चांसेस हैं? इसका सवाल का जवाब जो है वो बहुत सिंपल सा है, सीधा सा है कि जी अगर आप का एक बार यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, आप चौथी बार फिर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर प्रीवियस 3 एप्लीकेशंस का असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपने पीछे डिसेप्शन ना यूज़ की हो और आपके ऊपर बैन ना लगा हो उस कंट्री का। अदरवाइज यू हैव चांसेस टू गेट अ वीज़ा फॉर अदर कंट्रीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो सर। हेलो हाँ जी सर, मैं सुरजीत बोलदा जी, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। पूछो जी। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਸਾਈਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਣ ਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਈਨਾ ਤੇ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਲਿਵਰਪੂਲ ਗਏ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਵਰਪੂਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ
6 ਮਹੀਨੇ 7 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ कि साइना पे सानू सददे क्यों ने, साइनों पे हमें बुलाते क्यों हैं, रिपोर्टिंग पे हमें बुलाते क्यों हैं। क्या वो आपको इसलिए बुलाते हैं कि आपको कोई उनको आपसे बहुत प्यार है, आपकी उनकी शक्ल देखनी होती है, या उसका कोई एक्चुअल मकसद है? देखिए एक्चुअल मकसद ये है कि जब आपको अगले साइन पे, अगली रिपोर्ट पे बुलाया जाता है, ये आपकी बेल इमिग्रेशन की कंडीशन होती है। जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं, वो आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि होम ऑफिस ने अब आपके बारे में क्या डिसीजन बनाया है। अगर उनके सिस्टम में ये आ जाता है कि भी इस बंदे का जो है वो फर्दर सबमिशन जो है, फ्रेश क्लेम जो है वो रिफ्यूज़ हो चुका है और इमीडिएट एक्शन नीडेड, डिटेन दैट पर्सन, तो वो आपको वहाँ पे डिटेन भी कर सकते हैं एंड देन दे विल सेंड यू टू डिटेंशन सेंटर। वहाँ पे आपकी टिकट वगैरह रेडी होती है, आपको जहाज़ पे बैठा के भेज देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे लोग जब रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो दे नीड टू मेक श्योर कि उनकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन है वो कहीं रिफ्यूज़ तो नहीं होगी हुई। बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर सुनने में आता है कि ऐसा होता है कि जब लोग रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो उनको वहीं बिठा लिया जाता है और उनको फिर वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि अगर आपका केस स्पेशली फ्रेश क्लेम के अंदर, तो अक्सर लोगों को नहीं पता चलता कि यार उसका केस रिफ्यूज़ हो गया होगा। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी मौजूद हैं, ठीक है। सर वो कैसे पता चलेगा कि केस रिफ्यूज होया? आप होम ऑफिस को कॉल कर सकते हैं, या जो आपने ईमेल दी हुई है वहाँ पे चेक करें, या फिर अगर आपका कोई सोलिसिटर है तो उससे बात करके फिर ही जाया करें रिपोर्टिंग पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सादिया है। जी सादिया जी। 2000 हेलो जी सादिया जी बोलिए। जी मैं 2008 में विजिट वीज़ा पे आई थी अपने 2 बच्चों के साथ। भी मेरे इंडेफिनिट फिर हम विजिट वीज़ा पे आके असाइलम लिया था जी, और फिर असाइलम तो खैर रिफ्यूज़ हो गया था। डिस्क्रिशनरी लीव 3 इयर्स की, ठीक है। 10 इयर्स कंप्लीट करके तो ILR हमें मिल गया। तो अभी मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था आफ्टर वो जो 10 फरवरी गुड कैरेक्टर का जी, था, जी, उसके बाद मार्च में तो जी। वो मेरा रिफ्यूज हो गया नेशनलिटी, वो गुड कैरेक्टर के बेस के। वो कह रहे हैं ठीक कि है। इट्स लाइक डिसेप्शन। और मेरे 4 बच्चे, चारों ब्रिटिश हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा सेम केस है, दोनों ILR हैं। अच्छा, डिसेप्शन क्या मतलब? सॉरी, मुझे जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, वो कह रहे हैं कि आप विजिट वीजा पे आए थे और फिर आपने असालम क्लेम किया। ओके, तो आपका इंटेंशन जो थी वो पहले से असालम की थी। तो आपकी टेंशन वो होम ऑफिस बताएगा? जी यही तो नहीं पता कि क्या वो अभी वेट कर रहे थे जो विल्सन सॉलिसिटर ने जो जुडिशियल जी रिव्यू किया था। तो अभी सुना है कि कोई न्यूज़ आई है। जी, न्यूज़ यही है कि उन्होंने जो जुडिशियल रिव्यू का जो आउटकम आया है वो ये आया है कि उन्होंने ये कहा है कि हर बंदे को आप सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज़ मत कर दें कि वो यहाँ पे इलीगल एंटर हुआ था। उसके हर इंडिविजुअल के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं। उसको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो बंदे को डील किया जाए। अब आपके केस के सिनेरियो के अंदर आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज भी हैं, आपके बच्चे भी ब्रिटिश हैं, आपके हस्बैंड के पास भी इंडेफिनेट है। तो आप ये क्योंकि जून आई थिंक 10 जून को शायद ही आया, तो अब आपने क्या करना है कि आप दोबारा से, आई नो इट्स एक्सपेंसिव, अब तो मेरा ख्याल 1700 उसकी फ़ीस होगी नेशनलिटी की। अगर तो विद इन लास्ट 6 मंथ आपका रिफ्यूज़ल आया है, ठीक है जी, 6 मंथ से ज़्यादा है। 6 मंथ से ज़्यादा है। अच्छा, अगर 6 मंथ से ज़्यादा है, होम ऑफिस ये कहता है कि दे एक्सपेक्ट यू टू फाइल द रिकन्सिडरेशन फॉर्म, NR फॉर्म है जो आपने फाइल करना होता है। उसकी फ़ीस है 513 पाउंड, 513 पाउंड। वो कहता है विद इन 6 मंथ्स आप फाइल करो,
ठीक है, दे एक्सपेक्ट यू टू डू दिस विद इन 6 months, ठीक है। बट इफ यू हैव अ रीजन why you did not file a reconsideration application form, then you may apply even now, ठीक है। बट प्लीज गेट अ लीगल एडवाइस। देखिए मैं ये कहता होता हूँ कि भाई अगर कोई बंदा आके कहे ना कि जी मेरे से 10 million pounds ले लें और मुझे ब्रिटिश सिटीजनशिप दिलवा दे, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। तो अगर इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो आप अगर 1700 पाउंड और लगाने पड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है अगर फ्रेश एप्लीकेशन भी कर, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये गलत है, इसको जो है प्रोपोर्शनैलिटी और स्ट्रॉन्ग टाइज के ऊपर जो है आप वर्कआउट करें। प्लस ये जो रिसेंट जुडिशियल रिव्यू का आउटकम आया, तो यू मे हैव चांसेस, बट प्लीज डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, ठीक है। तो ये रिकंसिडरेशन और न्यू में क्या फर्क होगा? अच्छा, न्यू में ये फ़र्क होता है कि न्यू में आप फ्रेश एप्लीकेशन करते हैं, बिल्कुल आप न्यू एविडेंस आप कुछ आ जाते हैं, जैसे ये जुडिशियल रिव्यू आ गया तो आप उसका रेफरेंस उसमें डाल सकते हैं कि जी जब आप कंसीडर करें तो जो अभी रिसेंट जजमेंट आई है उसके ऊपर करें। आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो रिपोर्ट है उसका रेफरेंस दे सकती हैं, आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं कि आप क्यों समझती हैं कि आपका डिसीजन गलत है था पहले। तो लेकिन उसके लिए आपको फिर दोबारा से जो है वो 1700 पाउंड समथिंग आपको पे करने, पहले ये 1600 कुछ होता था, अब ये चेंज हो गई थी 1700, जी अब 1700 कुछ हो गई है। तो आप कंसिडरेशन में हम ये सब नहीं एविडेंस प्रोवाइड कर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया रिकंसिडरेशन के लिए यू होम ऑफिस एक्सपेक्ट यू टू डू विद इन 6 months ऑफ योर रिफ्यूजल, ठीक है। और हाँ जी, और अगर ज़्यादा हो गए यू कैन स्टिल फाइल अ लेट कंसिडरेशन एंड एक्सप्लेन। जो मैंने आपको बताया कि मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ज़रूर रिकंसिडरेशन में डालूँ। एक तो 513 पाउंड फीस है, दूसरा रिसेंट जजमेंट्स आई हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट भी आई है, ठीक है जी। चलें। तो इससे कुछ पॉजिटिव आपको लग रहा है कि हमारे जैसे मेरा केस है? देखिए जी मैं तो पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो उम्मीदें बहार हमेशा रखनी चाहिए। आपका काम है कोशिश करना, ठीक है, और वो आपने ज़रूर ज़िंदगी के अंदर कोशिश करते रहना। हमारे कंट्रोल में सिर्फ कोशिश करना है, इससे ज़्यादा हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। तो जो हमारे पास है, अब देखिए, अब मैं कहता होता हूँ कि आप या कोई भी ज़िंदगी में तब तक जंग नहीं हारते या कोई चीज़ लूज़ नहीं करते जब तक आप हार मान नहीं लेते। अगर आप हार मान के बैठ गई हैं कि ठीक है ऐसा ही है, तो फिर ऐसा ही है, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप ही नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा, ठीक है। तो आप जरूर कोशिश करें। आपका फर्म कहाँ पे है? जी मेरा लंदन में मेरा फर्म है, मेरे नाम से ही है, सैयद सॉलिसिटर्स के नाम से। अच्छा, ये नंबर जो है ये अपॉइंटमेंट? जी ये अपॉइंटमेंट लाइन का नंबर है जी, बिल्कुल। ये ओके, ठीक है, थैंक यू। और दूसरा अगर प्लीज अगर एक दूसरे जी पूछिए। मैंने अपनी मॉम के लिए विजिट वीज़ा का अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज हो गया था और उसमें रिफ्यूजल किसी उस पे नहीं, तो कह रहे थे कि वो जेन्युइन नहीं लगने, 2 दफा रिफ्यूज हुए। तो कब हुआ वो लास्ट रिफ्यूज कब हुआ है? लास्ट 2021 में था। अच्छा, ये भी काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है। आप ऐसा करें कि वो दोनों रिफ्यूज़ल जो हैं किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर को दिखाएं, वो देखे कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ है और उसके बाद वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करे, एक फ्रेश एप्लीकेशन करें। अगर वो रिफ्यूज़ होती है तो फिर उसको चैलेंज करें और फाइट करें, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं?
अल्लाह का बड़ा करम एहसान। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये रहनुमाई फरमाइएगा, और मेरे ख्याल आपकी व्यूवर्स भी बड़ा इससे जो है ना वो भी उनके लिए भी रहनुमाई हो जाएगी। सर अच्छा मैं यहाँ पे ना ओवरस्टे हूँ, ओवरस्टे रहा हूँ 2003 से लेकर उसके 11 ईयर्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की है, एज ए विजिटर में आया था। अच्छा सर जरा एक मिनट, आप कब आए यूके के अंदर? 2003 में। 2003 में आप आए और उसके बाद आप ओवरस्टे हो गए कि कौन से वीजे पे एंटर हुए थे आप? एज ए विजिटर आए थे आप, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सर मैंने यहाँ पे FLRO जो है ना आर्टिकल 8 में एप्लीकेशन की थी 2014 में, तो 2014 के एंड में मुझे जो है ना वो वीजा मिल गया था। तो बच्चा मेरा ब्रिटिश है, बोर्न ब्रिटिश है, और मिसेज जो है ना वो भी ब्रिटिश है। ठीक है। अच्छा अब मुझे ILR मिल गया, मैंने आफ्टर 3 मंथ जो है ना मैंने अप्लाई करना है नेचुरलाइजेशन के लिए। तो अभी मुझे सिर्फ इसके अलावा मेरा कोई यानी कि सारा कुछ हिस्ट्री वगैरह हर चीज क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है, और कोई मैंने असालम की एप्लीकेशन नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ओनली 1 एप्लीकेशन की थी लाइफ टाइम में, यही आर्टिकल 8 पे, दैट्स इट। और होम ऑफिस ने ऑलरेडी एक्नॉलेज किया हुआ है कि जो है ना मैं विजिटर हूं, उनको मैंने अपनी न्यूज़ बताया था। तो मेरी को हर्डल वगैरह तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि क्योंकि मैंने अब ये करने जा रहा हूँ आफ्टर 3 मंथ। तो प्लीज ये जरा में फरमाइएगा, मैं जवाब आपका सुनता हूँ ऑनलाइन। अच्छा अभी मैं आपको इसका जवाब जो है आपके लाइन पे रहे आपको अभी दे। अभी आपसे जो प्रीवियस कॉलर थे उनका सवाल ये था कि वो भी यहाँ पे विजिट वीज़े पे आई थी। जब वो विजिट वीज़े पे आई, उन्होंने जब अपनी नेशनलिटी अप्लाई की, उनके भी बच्चे ब्रिटिश हैं, तो उनकी जो नेशनलिटी की नेचुरलाइजेशन की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर दी गई है। और ये कह के रिफ्यूज़ कर दी गई कि यू यूज़ डिसेप्शन, के भी आपने जो है यहाँ पे आप विज़िट के लिए आई थी और यहाँ आप जो है वो रुक गई, इसलिए हम नहीं समझते कि आपको जो है वो नेशनलिटी यानी कि नेचुरलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है सर, उसमें उन्होंने वो प्लीज एक पॉइंट जरा नोट कर लीजिए, मैंने वो कॉल सुनी है जी, उसमें उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है कि वो असालम डजंट रियली मैटर, ये मैटर नहीं करता रिफ्यूजल की रीजन क्या है। आप देखें वो ये कह रहे हैं कि आप एंटर कैसे हुए, जो आपका रिफ्यूजल जिसका भी आ रहा है वो एंट्री पे आ रहा है कि हाउ डिड यू एंटर द यूके। वो उसके बाद असाइलम अप्लाई करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एनीवन मे अप्लाई फॉर एन असाइलम। So this is not a suitability criteria कि if you had applied for asylum your nationality should be refused। नहीं, a refusal किस पे आ रहा है कि how did you enter the UK। But the good news for you is this कि after the judicial outcome of that judicial review जो कि अभी आया है recently, उसके अंदर जो language जजेस ने यूज़ की है, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, उन्होंने कहा कि हर बंदे का जो है वो केस डिफरेंट है। सिर्फ इस वजह से कि बंदा यहाँ विजिट वीज़े पे आया था उसको रिफ्यूज़ कर दो, दैट इज़ नॉट फेयर एंड प्रोपोर्शनेट। आपके लिए उसकी जो टाइज है यहाँ पे देखें, अब आपके ब्रिटिश बच्चे हैं, अब आप यहाँ पे आए थे, क्या किस वजह से आए थे, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये भी फेयर नहीं है। तो रिपोर्ट इज नॉट अ लॉ एट द मोमेंट, हाउएवर it may influence the caseworker decision. If you have a legal representative or if you are representing yourself, I think you should refer to these two things when you are making your application. However, if you are asking me is there any risk involved for refusal, then unfortunately the answer is yes, there is a risk involved, because जो आजकल डिसीजन आ रहे थे आई वुड से दे आर मोर लाइकली पॉलिटिकल डिसीजंस। वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन थे कि जी हमने जो है इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है, हमने सिटीजनशिप को कंट्रोल करना है। दैट वाज अ नंबर गेम, इट इज स्टिल अ नंबर गेम। आई नो, आई रिमेंबर कि भी मेरे हिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत सारे डिस्क्रेशन यूज़ की गई है, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे वीज़े लग गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बात तो ये है कि कल मेरे पास एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे यहाँ पे, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार हमारे पास वो लोग जो हैं आते हैं जो जिनको हम सोचते हैं कि यार ये ICU में पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे के निकाल देते हैं। और दूसरे वो आते हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं यार ये 2-3 दिन रहेगा तो उसके बाद ये घर चला जाएगा। गैस व्हाट, वो कहते हैं कि
यकीन करो कि वो बंदा दुनिया फानी से चला जाता है जिसका हम ये सोच रहे होते हैं कि इसने घर चले जाना है, और जिसका हम ये सोचते हैं कि ये बंदा मर जाएगा, वो बच जाता है। उसकी रीज़न मैं बताऊँ आपको क्या है? उसकी रीज़न है उस बंदे की अपनी विल। जैसा वो सोचता है, जैसा सोचना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर वही कैफियत जारी होना शुरू हो जाती है। अगर आप सोचेंगे ना कि भाई यार मेरा पता नहीं वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिस इज व्हाट माय बिलीफ सर ये इज। थोड़ा सा अगर आप माइंड ना करें, एक बात को और जरा ऐड कर लें। अगर कोई कॉलर हो ना, कोई जी। नेक्स्ट टाइम आपसे करता है या पूछे, तो सर उसमें ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि ये जो एज ए विजिटर वालों को भी जो है ना डिस्कशन यूज हुई है, उनको वीजे मिले हैं, अनलेस किसी ने सालम ना डाला हो, क्योंकि सालम के साथ लोगों को 151A का नोटिस सर्व होता है, जिसको वो इलीगल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप प्लीज ये जरा ना किसी कोई भी कॉलर हो ना, अगर प्रीवियस कॉलर भी जी, आपके जी, यही हैं, जी। तो इनसे भी आप पूछेंगे ना, तो मुझे मेरा ख्याल है कि ये 151A लिटरली एवरी जो है सालम केस है उसमें वो देते हैं, तो उसमें वो एक ठप्पा लग जाता है कि आप इलीगल एंट्री हैं। अच्छा, आप ये ठीक है, चलें अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ले लिया। हम ज़रूर देखिए जी, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन बात डिस्क्रेशन पे ही आ जाती है उसकी, क्योंकि जो एंट्री की बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि यू वर नॉट ऑनेस्ट पर्सन व्हेन यू एंटर्ड द यूके। आप इसको समझने की कोशिश करें। वो ये नहीं कह रहे कि जी आपकी इलीगल एंट्री कंसिडर की जाएगी। आपने रिफ्यूज़ल देखे, मैंने तो देखे हैं ना, मुझे इसलिए पता है सर। उसमें कहीं पे भी ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होते, बिकॉज यू अप्लाइड फॉर एन असाइलम एंड यू वर क्लास एज इलीगल एंट्रेंट, दैट इज़ वाई वी आर रिफ्यूजिंग दिस एप्लीकेशन। इज़ बेसिकली दे स्ट्रेट अवे गो इनटू दैट पॉइंट के भाई आप यहाँ पे विजिटर आए थे, आपका काम था विजिट करके वापस चले जाना, बट यू यूज डिसेप्शन। हाउएवर गुड लक जनाब अली, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका जो है वो नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर कामयाब करे सर, ठीक है। और आप तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये जुडिशल रिव्यू और हाउस ऑफ लॉर्ड की रिपोर्ट के बाद, ठीक है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सेहत भाई? ठीक ठाक जी हैं जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का शुक्र है। सेहत भाई आपने कहा था आप ईमेल करो, हम ऑफिस को रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स तो आया है जी, लेकिन रिस्पॉन्स में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड किए थे फुल रिकॉर्ड अपनी बेटी का, क्योंकि मेरा वीजा फैमिली रूट पे था अपनी बेटी के साथ। सही है। और बेटे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, 8 years old, उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ एवरीथिंग इन द फाइल में। ठीक है। अभी उनका आया, वो बोल रहे हैं जी कि बेटी जो है आपका उसके साथ, उसका क्या कांटेक्ट है आपके साथ। मैंने जीपी को कहा, जीपी मुझे लेटर दे रहा है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। और उसकी अम्मा जो है उससे एक लेटर लिखवा के उसके ऊपर भी साइन करवा रहा हूँ। और मैं कम्युनिटी सेंटर में काम करता हूँ, वो वाला भी एक लेटर मैंने अभी लिखवाया है, और एक लेटर मैंने लिखवाया अपनी जहाँ पे जॉब करता हूँ उनसे भी। सही है। तो क्या ये सारे लेटर गोना हेल्प मी आउट? जी बिल्कुल, आपने सिर्फ एक चीज़ पे जो फोकस है ना वो आउट नहीं करना। आपने फोकस आपका किस चीज़ पे होना चाहिए? दे वांट टू नो व्हाट रोल यू आर प्लेइंग इन अ चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ वीज़ा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ऑन पेरेंट रूट। तो अब आप जो जीपी से लेटर लिखवाते हैं या आप जो स्कूल से भी लेटर ले सकते हैं आप कि भी आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं एज अ फादर इन चाइल्ड्स लाइफ, और वो ये जानना चाहते हैं कि भी आप एक अच्छे पेरेंट हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, जी बिल्कुल ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, मेरा बेटे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, वो कह रहे हैं उसके भी कोई डॉक्यूमेंट्स दो, उसके साथ तो कोई कांटेक्ट तो नहीं है। लास्ट आप लिख के भेज दें कि जी मेरे बेटे के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स ओके, ठीक है। तो वो डिक्लाइन मुझे रिफ्यूज तो नहीं करेंगे इस बेस पे? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे रिफ्यूज करे तो आप नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता। इंशाल्लाह आपने बोल दिया ना, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर, अल्लाह पाक की ज़ात आपको इसका अजर दे। और सर मेरा एक छोटा सा सवाल था, जी अगर आप इजाजत दें। जी जी पूछिए पूछिए सर।
अच्छा सर, मैंने ना सेट ऑफ डीवी अप्लाई किया था, तो उसमें उन्होंने काफी जो है ना वो ऑल टुगेदर ना ऑन पर्पस मेरी काफी चीजों को रिजेक्ट किया है बाय लॉ ना। तो सर मैंने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला है बाय लॉ, उसके सारे फैक्ट्स निकाल के, तो ये कितने % चांसेस होते हैं कि अच्छा देखिए, ये जो डीवी का केस होता है यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, ये इतना आसान नहीं होता जितना ये नज़र आता है, स्पेशली मर्द हज़रात के लिए, क्योंकि मर्द को ये समझा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, हालांकि होता है ना, होता है ना जी। तो अब आप ये बताएं मुझे कि आपने जब आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा था, इसके जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ये आप सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आपने क्या पुलिस रिपोर्ट की है, नहीं की है, क्या आपने डाइवोर्स अप्लाई की है, नहीं की है, क्या आपने जीपी के साथ अगर डिस्कस किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जिसके अंदर यू कुड हैव रिपोर्टेड दैट अर्लियर। अगर मैं कह रहा हूँ कि जी मैं 15 साल से बीवी का जुल्म सह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ऐसा है नहीं है, पहले तो इसको क्लियर कर दूँ। अच्छा, कि 15 साल से जो है वो मैं बीवी का जुल्म सह रहा हूँ और 15 साल बाद मुझे जाके याद आया कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस अप्लाई कर दूँ, तो ये जो है एक बाय इटसेल्फ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर देता है। अब आपका रिफ्यूज़ल मेरे सामने नहीं है। अब डोमेस्टिक वायलेंस 2 किस्म की होते हैं, एक फिज़िकल होता है, एक मेंटली होता है। उसके अंदर दोनों तरीके से आपको कंट्रोल में होता है। जो फिज़िकल कंट्रोल है वो तो वेरी ऑब्वियस होता है, उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स होती है, उसमें सारा कुछ। जो आप कहते हैं कि जी मुझे वैसे कंट्रोल कर रही थी वो, कि जी आपको आपके रिश्तेदारों से मिलने नहीं देती थी, बहन भाइयों से बात नहीं करने देती थी, आपके पैसे ले लेती थी, आपका फाइनेंस कंट्रोल करती थी, या उसने आपके ऊपर और कोई पाबंदियाँ लगाई हुई थी, तो उस वक्त आपने कितने अरसे बाद रिपोर्ट की ये सारी चीज़ें, ये बताएं। सर ये रिलेशन जो है ना वो कोई 3 साल चला है, और ये ऑन ऑफ जो है ना वो जीपी को पता था, और 1-2 दफा पुलिस कंप्लेन भी थी बिफोर, एंड इसमें काफी सॉलिड प्रूफ्स है वर्क प्लेस की तरफ से भी, और मैं और भी काफी सोशल वर्कर के भी, लेकिन मैं अवॉइड करता रहा। फिर एंड पे जो है सर मैंने ये स्टेप लिया है, तो उन्होंने बस ये कहा है कि हम ये पर्सनल समझते हैं बुनियाद पे ये वो सारा कुछ, तो लेकिन वो बाय लॉ उन्होंने अपने लॉ को ही आई गेस वो किया है। तो फिर मैंने जो उसमें वो किया सर उसको एआर के लिए, तो एआर में सर एक तो टाइम कितना लग जाता है? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कैन टेक अप टू 18 मंथ्स, ठीक है। अच्छा। और ये मैं आपको बता दूं कि एआर में भी इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सर उसमें तो नजर आ रहा है कि बाय लॉ उन्होंने अपना जो है ना वो क्रॉस किया है। सर देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि अगर आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग होता तो वो रिफ्यूज़ ही ना होता। अब एडमिन रिव्यू और जुडिशल रिव्यू में बहुत फ़र्क है, दोनों को आप मिक्स मत करें। देखिए, अब आप ये कह रहे हैं मुझे कि जी उन्होंने एक डिसीजन बनाया होम ऑफिस ने, कि वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं लगता कि यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। तो क्या आपको लगता है कि फैक्ट्स उन्होंने गलत लिए? आप ये कह रहे हैं मुझे? असल में सर एक तो पुलिस की रिपोर्ट मैंने ऐड नहीं की ना, ये मिस्टेक होगी। दो रिपोर्ट्स थी बड़ी सॉलिड, वो नहीं मुझसे मिस होगी जी, खुद किया था, तो वो आई गेस एक मिस्टेक हुई है। बाकी जीपी का तो पूरा रिकॉर्ड था, वो सब उन्होंने पॉजिटिव्स भी बताया, बट वो पुलिस का मिस हुआ, वो मेरा ख्याल मिस्टेक। आप मुझे कह रहे हैं कि जी आपने कोई मीठी चीज़ बनानी है और उसके अंदर आपने शुगर ही नहीं डाली, ठीक है, हैं? आप उसके अंदर शुगर डालना, वो भाई पुलिस रिपोर्ट तो सबसे पहले है। अगर आपके पास, और ये हर इंसान को ये पता क्या एक्चुअल में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं कुछ हमें, हम चीज़ों को, स्पेशली जो मर्द नज़र आते हैं ना, ये मुझे लगता है कि 90% शायद ये डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, लेकिन इनको अभी तक पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये यही सोचते रहते हैं कि यार कोई नहीं, यार ठीक है, ये है वो। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये डोमेस्टिक अब्यूज़ और वायलेंस में भी फ़र्क है। तो अभी जब ये पहुंच जाते हैं ना अब्यूज़ तक, तब इनको जाके याद आता है कि जी अब हमने पुलिस को बताना है। तो लेकिन स्पेशली जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है, वो उनको तो फौरी तौर पे ये पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। तो सर अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? अब आप ये करें कि अब अगर आपने पहले कोई वकील
जो है वो से मशवरा नहीं किया था, अब आप किसी लॉयर के पास जाएं, उसको जाके दिखाएं. यू डोंट हैव टू गिव योर केस टू हिम, यू कैन स्टिल गो गेट एन एडवाइस कि यार ये मेरा केस है, आप क्या समझते हैं कि इस यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए. तो आई थिंक एनी गुड लॉयर मे हेल्प यू इन दिस केस कि भाई आप पुलिस रिपोर्ट तूने पहले नहीं दी थी, यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन कि क्यों नहीं दी थी. ठीक है, सही हो गया सर. और एआर में ज्यादा चांस है कि जेआर में सर? सर एआर में कम चांसेस होते हैं. एआर क्योंकि होम ऑफिस ने खुद ही करना होता है, और जेआर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. सही हो गया सर. ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. हेलो, गुड इवनिंग. जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी ठीक, आप कैसे हैं? जी बढ़िया जी बढ़िया. पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी सर, मैंने 16 मंथ्स हो गए FLR FP की एप्लीकेशन की थी. जी, फिर मैंने एक किस बेस पे की थी, किस बेस पे की थी FLR FP की एप्लीकेशन आपने? मैं 4 साल पहले टूरिस्ट आई थी, फिर मेरे थे ब्रिटिश बेबी बोर्न हुआ 2-3 इयर्स अगो. तो आपको किस चीज़ की परेशानी है? 16 महीने हो गए हैं, आप तो स्कूल से ब्रिटिश बच्चा आपका इंशाल्लाह हो जाना है, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपको पहले मैंने मेरा ख्याल लास्ट बार भी बताया था. आपने ऑनलाइन कंप्लेन की है, ये मुझे बताएं पहले. हाँ जी मैंने कंप्लेन की 2 बारी. हाँ जी. फिर क्या जवाब आया उनका? उन्होंने जवाब आया कि कंप्लेक्स ही आपका केस, कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम नहीं ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਕੰਪਲੇਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ नहीं करनी ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ करी ਜਾਂਦੇ हो कंप्लेन. कंप्लेन आप ज़रूर करें होम ऑफिस को, क्यों नहीं करनी है आपने कंप्लेन? आपका वीज़ा अगर डिले हो रहा है, आपका ब्रिटिश बच्चा है और आप फाइनेंशियली इफेक्ट हो रहे हैं, तो नाउ मे बी इट्स अ टाइम टू सेंड अनदर complaint to the home office and explain them why do you think कि भाई कम्प्लेक्सिटी कादी है, बच्चा मेरा ब्रिटिश है, कादी कम्प्लेक्सिटी है. सो एनीवे, मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स. आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन. अच्छा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि अगर कोई इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और उसको आपकी वजह से मिल जाता है, तो जहां वो मुझे दुआएं देगा, आपको भी देगा और आप भी उन दुआओं में शामिल हो जाएंगे. नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212. मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ. और अगर आप मुझे एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे लाइव देखना चाहते हैं, मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा. इसको फॉलो कीजिए और आप बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं लाइव आऊं या मेरी कोई वीडियो आए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग भाजी, ਕੀ ਹਾਲ? ठीक है जी जी, मैं ठीक हाँ, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी हाँ जी ठीक ठाक भाजी. मेरा भी सवाल सिटीजन रिफ्यूज हुई थी मेरी भी. अच्छा, कदों? ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਕਨਸੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ NR ਫਾਰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਅੱਛਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕੋ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ 2005 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਨਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾ. ਅੱਛਾ. ਤੇ 2008 ਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 2010 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬਰਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ POP ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, PAP, ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ, ਹਾਂਜੀ
POP है कोई नवी शै कड्ढी जे मैं कड्ढां कोई किताब देखा शायद ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ POP ਨਿਕਲਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਗਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਜਾਈਏ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਅਨਲੌਫੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਕਟਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅਨਲੌਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है चलो थैंक यू जी थैंक यू ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग वालेकुम सलाम सर गुड इवनिंग कैसे हैं आप ठीक जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो है ना ऑलरेडी 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी रूट पर हैं हम कितने जने हो आप मतलब मैं और मेरी वाइफ अच्छा ठीक है मैंने कहा शायद कई बार लोग अपने आप को भी हम कह देते हैं अकेले ही बंदा अपने आप को हम कह रहा होता है तो मैंने कहा शायद अब वो वाला हम है मतलब मैं और मेरी वाइफ अच्छा ठीक है हमारे साथ मेरा ना एक बेबी भी है जो तकरीबन 5.5 साल का है अच्छा तो हमारे साथ 2 ही रूट भर रहे हैं 7 ईयर वाला भी बेबी का भी और वो भी ठीक है लेकिन जो हमारा 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी रूट है ना सर उसमें 1 साल कम रहेगा मतलब 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे मतलब 1 साल जो है ना पेंडिंग है जो हमारा ऑलरेडी वीजा चल रहा है ठीक है तो मैं ये क्वेश्चन है मेरा कि मैं अपनी मतलब मैं हम एज अ फैमिली हमने मशवरा किया दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने आप दोनों वकील हैं आप नहीं सर देखें वो तो फिर फैमिली प्लानिंग तो थोड़ी चलनी पड़ती है फैमिली प्लानिंग आप केस कर रहे हैं कि बेबी कर रहे हैं और नया फैमिली प्लानिंग नहीं है आपको वकील की ज़रूरत है आप किसी सॉलिसिटर को मेरे पास मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास भी आ मैंने आज तक कभी भी किसी भी लाइव पे बैठ के या किसी वीडियो में नहीं कहा कि यार मेरे पास ही आओ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर जी बिल्कुल और अगर आपको कोई लॉ का मसला है तो यू कंसल्ट द लॉयर आप एक वकील के पास जाएं आप दोनों मियाँ बीवी चले जाएं और वहाँ जाके उसको जाके आप बताएं कि जी ये हमारा इशू है ये मेरा मसला है आप क्या समझते हैं फिर जब वो आपको एडवाइस कर दे फिर आप मियाँ बीवी आपस में मशवरा करें कि क्या करना चाहिए आपने ना रूटीन आपने जो चीज़ ना उल्टी की हुई है आप इसको ज़रा तरतीब सीधी करें आप ना थोड़ी सी आप पहले करें कि आप पहले वकील के पास जाएं जिसको पता है इल्म है वो आपको बताए और फिर आप मशवरा करें कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है और आपको कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए ठीक है सर अभी मैं इससे आगे क्वेश्चन कर सकता हूं सर नहीं बिल्कुल आप क्वेश्चन करें जी आपकी एडवाइस आपने बहुत अच्छी की बिल्कुल मैं इसी पे अमल करूंगा ठीक है लेकिन जो फिलहाल का वक्त है ना उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा था जी कि जो हमारा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमें जो अपनी बेबी की जो एप्लीकेशन है वो 7 ईयर पे कर देनी चाहिए या कि हमें थोड़ा सा 9 ईयर तक का वेट करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम गेन करने के लिए कि इसकी एप्लीकेशन 9 ईयर के बाद लगाएं 9 ईयर नहीं है वो तो फिर 10 साल का रूट बनता ना जाके जी ठीक है फिर 10 साल में बेबी की रजिस्ट्रेशन होगी ना एज अ ब्रिटिश सिटीजन सो इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस भी कह सकते हैं आप कि आप अगर चांस लेना चाहते हैं कि भाई कि हम 3 साल और वेट कर लेते हैं और 3 साल के बाद अगर कानून बदल गया हालात बदल गए जज्बात बदल गए तो फिर क्या करेंगे आप हाँ ये तो है तो ये वेट नहीं करना आपने जहाँ आपको जो चीज़ अच्छी लगती है बस उसको कर दो अच्छा सर मैं एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम मतलब 7 ईयर चाइल्ड रूट को करते हैं ठीक है तो फिर जब हमारे 10 ईयर कंप्लीट होते हैं तो हम
मतलब फिर ऐसे तो नहीं है 2.5 साल के वीजों पे चले जाएंगे? नहीं देखें, जो आप इस वक्त अपनी बात कर रहे हैं, आपने यार मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आपने भाई। आप ना, आप या तो अपनी बात कर लें या बच्चे की बात कर लें, एक टाइम पे एक बात कर लें, जो भी आपने करनी है। तो कौन सी करना चाहेंगे आप, पहले अपनी वाइफ की या बच्चे की? अच्छा, हम बच्चे की कर रहे हैं। बच्चे की करते हैं, चलो बच्चे की करते हैं, बच्चे की बात करें। जी जी चलो ठीक है, 7 ईयर सर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमें एज अ फैमिली वीजा मिलेगा, मुझे और मेरी वाइफ को। यार फिर आपने अपनी बात शुरू कर दी यार भाई पहले बच्चे की बात कर लो। पहले बच्चे के 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे। आप दोनों, बच्चे का नहीं अप्लाई करोगे। आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि your child was born in the UK, lived here continuously for 7 years, or it would be unreasonable to expect the child to leave the UK। ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन कर तो सकते हो, बट देयर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट द वीज़ा अनलेस कि आपके अपने बच्चे का भी अप्लाई किया हो। अगर आप उस बच्चे का टाइम से नहीं अप्लाई करते तो दैट वुड बी कंसीडर्ड अ लेट एप्लीकेशन। व्हाई डिड यू डिले द एप्लीकेशन, मुझे ये बताएं। अच्छा ठीक है सर, 7 ईयर पे ही करेंगे हम। हाँ ठीक, चले, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सलाम सर, क्या हाल है? ठीक जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर मैं वही हूँ जो आपका शेर सुनता होता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में सिर्फ बात करूंगा, सिर्फ अपने बारे में, हम के बारे में। हम अच्छा जी जी बताएं। वो तो सर जी, मैं पिछले कॉलर को सुन रहा था, पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया। पहले मुझे लगा कि वो 10 साल के ऑलरेडी रूट के ऊपर है, फिर लगा कि नहीं अभी। सर यकीन करें, मैं भी इसमें कहा यार अभी तो ये कह रहे थे ये 10 ईयर के रूट के ऊपर है, फैमिली रूट के ऊपर है, अब ये कह रहे हैं हमें 2.5 साल का मिलेगा या आपकी। सर वो आप भी घूम गए, मैं भी सोच रहा हूँ कि समझ नहीं आ रही अच्छी तरह ना। कोई बात नहीं है सर, हमारा तो रोज का काम है, हमें रोजाना लोग, हम तो घूमते रहते हैं, आप बताएं। अच्छा बताइए। आपकी कॉलर से मैं बात सुन रहा था, आप उनको कह रहे थे कंप्लेन पे कंप्लेन करो। सर हमारी सिटीजनशिप को 6 महीने से ऊपर हो गए, हम भी कंप्लेन करते हैं। नहीं 6 महीने तो कोई टाइम नहीं ना कंप्लेन करन दा। अच्छा तो वेट करना चाहिए। वो आपने वो टिकटॉक की वीडियो नहीं देखी जिसमें वो हस्बैंड घर से निकलता है तो अभी वो गाड़ी में जाके बैठता है तो पीछे बीवी का फोन आ जाता है, किधर हो? वो कहता अभी तो 2 मिनट पहले तो मैं घर से निकला हूँ। तो आप वो वाली बात ना करें सर कि 6 महीने नहीं, आपको जो उनका टाइम है ना, अब मैं अगर आपकी जगह हूँ तो आई विल एक्सपेक्ट दैट विद इन 12 मंथ्स, जो अभी चल रहा है सीन। ठीक है, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। मुझे आपने कई दफ़ा कॉल की है तो आपका जो है हमारी दिली दुआएं हैं, बल्कि अवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे जी आपके लिए दुआ करें कि आपकी नेशनलिटी जल्दी से जल्दी आ जाए और आप हमें खुशखबरी दें। नहीं सर, आपको नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, आपको देंगे, फिर आपसे शेर भी सुनेंगे ना इसी बात। अच्छा ठीक है, शेर तो सुनना होता है, मेन चीज तो शेर ही होता है ना। शेर यार पता है, शायरी कोई मुझे ना मिक्स कमेंट आते, कहते यार अच्छा भला तू प्रोफेशनली बात कर रहा होता है, बीच में तू शायरी शुरू कर देता है बीच में। मैंने कहा यार ये दिस इज मी, मैं यहाँ पे बैठ के जो है मैं एज अ लॉयर तो वकील तो बैठे ही होता हूँ, पर लीगल एडवाइस नहीं, मैं तो आप लोगों के साथ फ्रेंडली मैनर के अंदर बात कर रहा होता हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंडली मैनर में बात करना। हो जाता है ना, देखिए परेशानी टेंशन में चले अंदर थोड़ा सा पोएट्री की तरह जरा बंदे का माइंड चेंज हो जाता है। चलो अच्छे शेर कोई सुन लेता है बंदे को, यू नो। नहीं, एक नया प्रोग्राम शुरू करते हैं आप और मैं मिलकर कर लेते हैं, कोई पोएट्री का, कोई वो ही सिर्फ पोएट्री, कोई शुगर मेले का भी कर लेंगे, उसमें हो ही पोएट्री सिर्फ। चलें ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो जी हेलो जी सर, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक जी, ठीक। आपकी आवाज मैंने पहचान ली, अब आप अपना सवाल भी बता दें। हाँ जी सर जी, सवाल मेरा ये है कि मेरे फादर साहब जी का 2 साल का वीजा लग गया यूके का ना, विजिटर वीजा। अच्छा। सिस्टर मेरी ने स्पॉन्सर पाई सी ते ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੀਪੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਜਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2 ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਯੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੀਪੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी सर, ठीक ठाक, तुसी सुनाओ जी। जी ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ 2022 ਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ 5 ਇਅਰਸ ਟਾਇਰ 2 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੋਂਗ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਫਾਈਲ। ਅੱਛਾ, ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 8-9 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ, ਰੋਂਗ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਡਰੋ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਿਡਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਡਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਈ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਨੀਮੋਰ। ਸੋ ਸਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਤੀ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਉਹ ਸੋਲਿਸਟਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ सलिस्टर कही जा रहे हो यार। कुछ यार कोई, मेरा मतलब बंदे के कोई जज्बात होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है आप सलिस्टर के बारे में एक सलिस्टर के सामने बात कर देंगे वो सुन लेगा आपसे।
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ भी है जेम्स। मैं नहीं, पर वो खुद सॉलिसिटर तो नहीं है ना भाई, फार्म के अंदर कई लोग बैठे होते हैं। लेकिन खैर हम ये बात नहीं करते, हम आपके सवाल की तरफ जाते हैं कि किसी ने, अब मुझे तो ये डाउट है कि क्या वो क्वालिफाइड इमिग्रेशन एडवाइज़र है कि नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइड इमिग्रेशन एडवाइज़र इस तरह की हरकतें नहीं करते। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? चले उसने विड्रॉ भी कर ली आपकी एप्लीकेशन और आपकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर ही, और सर सारा कुछ हो गया, सानू कोई मेल नहीं आई होम ऑफिस तो, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਜੀਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਹੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ 50-50 ਚਾਂਸਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ IHSC ਫੀਸ ਦੱਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਚਾਂਸਸ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬੇਬੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੇਬੀ, ਟੈਸਕੋ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਨਸਬਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। उनको कितों लवा बेबी? तू दे दे बेबी, तेरे को कोई है ते। वो खुदा दे बंदे हो यार, तुसी मशवरा दो भाई। आपका तो सीधा सीधा केस है, आपके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस का केस है आपका। आप होम ऑफिस में एप्लीकेशन करो और सबसे पहले तो कंप्लेंट ठोको उसके बारे में जिसने आपके साथ ये चीज़ें की हैं। उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद आप अपना केस होम ऑफिस के आगे रखो, उससे कहो जी मैंने इस बंदे को ये एप्लीकेशन दी थी करने के लिए, इसने गलत एप्लीकेशन कर दी, गलत एप्लीकेशन के बाद इसने मेरी इंस्ट्रक्शंस के बगैर इसने वो विड्रॉ भी कर दी एप्लीकेशन। तो आपके साथ तो हो रही है नाइंसाफ़ी। आपको तो वीज़ा मिलना चाहिए भाई, उसके ऊपर उसने फ़ी वेवर कर दी। वो खुदा के बंदो क्या यार, एक कोई बंदा ऑपरेशन अपना सज्जी बांह दा करान जावे तो ਉਹਦਾ दिमाग ਦਾ ऑपरेशन कर देवे डॉक्टर। ये किहड़ा डॉक्टर है भाई? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? भाई दस तो दिता है तेनू भाई कि तू अपनी एप्लीकेशन भाई मेरे आपने ये करना है, आपने सुबह का नाश्ता जो है बाद में करना है। पहले आपने किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर के पास जाना जिहड़ा तेनू बच्चा करन दा मशवरा ना देवे। तो तू बच्चा मैं लगदा कर भी लिया भैया? हाँ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। वाह वाह, बाकी तेरे को कुछ नहीं होया, बच्चा तू कर लेता जिवें इंज वो भाई के पहले मशवरा दे करना सी किसी और बंदे को जाके। एनीवे चलो, आपको मुबारक हो आपके बेबी की, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपकी वाइफ अभी भी स्किल्ड वर्कर पे है? हाँ जी सर जी, हाँ जी। अच्छा, आपके बेबी का आपने डिपेंडेंट अप्लाई किया है कि नहीं किया अभी तक? नहीं सर, हजे कुछ नहीं किया। हाँ जी, बस बच्चा ही किया है। हाँ जी। तो उस तो बाद अरे कुछ नहीं दसिया कि बच्चा करन तो बाद की करना सी? सर पता हूँ तू बच्चा लैके ਉਹਦੇ ਕੋਲ वापस जा। तो मेरा मैं तेरी जगह होवां ना, मैं तेरी जगह होवां, मैं बच्चा लैके ਉਹਦੇ ਕੋਲ वापस चल जा। मैं क्या बच्चा आ गया हुण दस अगे की करना? ਉਹ खुदा के बंदे ਐਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਲदैन ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट टू डू फ्रॉम हेयर। नंबर 1 के आप किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सोलिसिटर के पास जाओ, उससे जाके बोलो कि मेरे नाल ए जुल्म होया है तो एदा हल की। इसका हल वैसे मैं बता, दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप एक एप्लीकेशन करें होम ऑफिस के अंदर, जिसको कहते हैं हम इमिग्रेशन आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स, के ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसके अंदर आपको ऐसे किसी के साथ हुआ हो तो उसको वीज़ा दे दे। लेकिन उसके अंदर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सप्लेन करें कि जी कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता वो आपकी रिफ्यूज़ होती है तो फिर आप जाएं कोर्ट के अंदर, आप खड़े हो जज के आगे, जज को अपना सारा जो है वो एक्सप्लेन करें कि जी ये मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है, पहले इसने किया, और उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए जो आपने बातें की हैं। ठीक है? हाँ जी। तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपका हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, चलो, थैंक यू सर, थैंक जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।
हाँ जी मिसेस अली बात कर रही हूँ। मिसेस अली, मैं इसके ऊपर आपका कोई सवाल नहीं ले सकता। चले ठीक है, कोई मसला ठीक नहीं, है, आप मुझे कम से कम वापस कॉल करेंगे। नहीं, मैं आपको कल कॉल करूंगा ऑफिस टाइम में। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी अल्लाह मच, हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, ये थी हमारी एक क्लाइंट जिसको मैंने अभी अभी कहा है कि मैं सवाल नहीं ले सकता। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि जी मैं कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो किसी की भी पर्सनल बात जो है वो हम लाइव पे डिस्कस नहीं कर सकते। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। वो क्या कहते हैं कि उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। पहले तो यार इस बंदे के साथ जो जुल्म हुआ है उसको देखो कि क्या जुल्म किया उस बंदे ने। उस जो भी है, पहले तो बात है वो इस खुशी की बात है कि वो सोलिसिटर नहीं था जिस बंदे ने या जिस बंदी ने इसके साथ किया। उसने क्या किया है, उसने इसके जो एप्लीकेशन पहले तो गलत फाइल कर दी, एप्लीकेशन गलत फाइल कर दी, उसके बाद वो फाइल नहीं ट्रांसफ़र कर रहा था, फाइल नहीं ट्रांसफ़र कर रहा था, दूसरे सोलिसिटर के पास गया, उसने कहा बच्चा कर लो। अब इसने बचा कर लिया है और अब इसके बचने का रास्ता इसको फिर भी नज़र नहीं आ रहा, हालांकि इसने बचा कर लिया। एनीवे, तो ये था इसकी स्टोरी। अब ये क्या इसका हो सकता है कुछ पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। जी बिल्कुल, आप इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन कर सकते होंगे, बट प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। आफाक भाई, क्या हाल आपके? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी सर, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है और उसका जवाब देना प्लीज। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिग्री का मतलब के पूरी करके पीएसडब्ल्यू पूरा करके सालम पे हैं, तो क्या हम मतलब के स्किल वर्कर वीजा रोड पे जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो सर क्या हमारा स्टेटस क्या रहेगा? मुझे एक बात तो बताएं जनाब यार, जी जी सर। डिग्री करके भी असाइलम ही करना सी ते फिर डिग्री करन दी तकलीफ क्यों की थी? बस सर क्या बताएं अब आपको। खुदा के बंदो, किसने आपको मशवरा दिया कि आप असाइलम पे चले जाए? कौन हो यार तुसी ते जेड़े तुहानू मशवरे देंदे ने ओ कौन लोग ने? कसम से मैं तो हैरान हो जाता हूँ। वो क्या गालिब साहब का शेर है, गालिब साहब फरमाते हैं बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बच्चों के खेलने की जगह है दुनिया मेरे आगे, यानी कि बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है हर एक रोज़ तमाशा मेरे आगे। यार ये कोई मजाक है यार कि आपने माशाल्लाह डिग्री की है। आपको पता है कि यहाँ पे यूके के अंदर 10% लोग हैं जो डिग्री करते हैं, आप उन 10% में शामिल हैं। और अगर आपने फ़र्स्ट क्लास में की हो तो शायद आप 5% में शामिल हो गए। तो आप उस 5% में शामिल हो के, क्रीम में शामिल हो के आपने फिर असाइलम का रास्ता लिया, वो क्यों? उसकी क्या वजह? कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे थे, बन गया, इस वजह से मतलब अब माइंड है कि पूछा जो क्वेश्चन प्लीज। अच्छा चले, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। अच्छा यार, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यार ये हमारे जो तालीम याफ्ता एजुकेटेड लोग हैं, माशाल्लाह से डिग्रियां करते हैं, ज़हीन लोग हैं, और उसके बाद उनको पीएसडब्ल्यू भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उनको सही मशवरा नहीं मिलता। सही मशवरा नहीं मिलता। एक फ़िल्म है, उसका नाम है ब्रेव हार्ट। वो मेरी बड़ी फेवरेट मूवी रही है। काफ़ी अरसा पहले मैंने देखी थी ब्रेव हार्ट, वो मूवी थी, उसका नाम था, अभी भी होगी। तो उसके अंदर जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन था, उसके अंदर ये था कि एक जो बादशाह था वो कहीं पे चला गया, उसका जो बेटा था वो पीछे से सल्तनत संभाल रहा था, वो आया तो वो जंग हार चुका था। तो बादशाह जब आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसने पूछा कि भाई तुम कैसे जंग हार गए? तो उसने कहा जी मुझे तो इसने एडवाइस किया था। उसने उसे एडवाइज़र को बुलाया, एडवाइज़र को बुला के तो उसने बेटे को कुछ नहीं कहा, एडवाइज़र को किले से नीचे फेंक दिया। उसने कहा कि तेरा कसूर नहीं है, एडवाइज़र का कसूर है। तो ये आपको जो 70 to 80% एडवाइस मिलती है ना, ये गलत मिलती है यार। मुझे जो मेरे देखने में आया, 70 to 80% लोग यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगाने के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ उन्होंने इसको एक बिज़नेस बनाया हुआ है। ये बिज़नेस नहीं है मेरा भाई, ये एक बड़ी ही पाकीज़ा किस्म की कुर्सी अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। मैंने पहले भी आपको ये
3 दरवाज़ों की स्टोरी सुनाई थी ना, वो आपको शॉर्टकट में फिर सुना देता हूँ कि 3 दरवाजे ऐसे हैं जो किसी बंदे के ऊपर बंद नहीं होते। सबसे पहला दरवाज़ा जो है वो अल्लाह का दरवाज़ा है कि गुनाहगार से गुनाहगार भी चला जाए, जितना मर्जी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा खुला रहता है, माफ़ी का दरवाज़ा खुला रहता है उसका, कि आप माफ़ी मांग के चले जाते हैं। दूसरा दरवाज़ा जो है वो माँ का दरवाज़ा है कि जितना मर्जी बच्चा जो है वो कह लें कि जो दुनिया का जुर्म करके उसके पास चला जाए, माँ का दरवाज़ा भी बच्चे के लिए खुला। और तीसरा दरवाज़ा जो है वो वकील का दरवाज़ा है। एक वकील का दरवाज़ा भी जो है वो खुला रहता है हर बंदे के लिए कि भाई अब, और उसको अब जब बंदा अल्लाह की तरफ जाता है तो बड़ा ही उससे उम्मीदें लेके जाता है, जब बंदा माँ की तरफ जाता है तो वहाँ पे भी बड़ी उम्मीदें लेके जाता है, और जब बंदा वकील की तरफ जाता है तो वहाँ पे भी बड़ी उम्मीदें लेके जाता है। तो यार आप कैसे इस प्रोफेशन को जो है इस तरह से कर रहे हो कि अगर आपको नहीं पता तो कह दो भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास रास्ता नहीं है, पर उसको ये तो मत कहो बच्चा कर ला है, क्योंकि आपने कहीं से सुना है बच्चा कर ला, अपना भावे होवे ना होवे वो बच्चा कर लवे, तो उस बाद वीज़ा किन्ने लैके देने उन्होंने, और इसकी क्या गारंटी है कि वो बच्चा कर लेगा तो उसको वीज़ा मिल जाएगा। भाई बच्चा करो, लेकिन बच्चा इसलिए करो क्योंकि आपको बच्चा चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको वीज़ा चाहिए। ये आप डबल गुनाह कर रहे हैं, एक आप अल्लाह के साथ और एक आप उस बच्चे के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। कल को जब वो आएगा बड़ा हो गया, उसको क्या कहोगे, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया था कि मुझे वीज़ा चाहिए था। तो यार एडवाइस गलत करना बंद करें। ये जो आप लोगों ने यहाँ पे जो एक रिक्वेस्ट है कि भाई कोई और काम ढूंढ लो, इस काम में अगर हो तो सीख लो, किसी से जाके पढ़ लो थोड़ा सा, और उसके बाद एडवाइस करो किसी को। उसका केस सीधा सीधा बंदे का केस है, उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसके साथ एक बंदे ने गलत एप्लीकेशन कर दी है, गलत एप्लीकेशन के बाद उसने उसकी इंस्ट्रक्शन के बगैर उसकी जो है वह एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है, उसके बाद उसने उसका फी वेवर लगा दिया है, और आप उसको कह रहे हो कि जाके बचा कर ले और उसके बाद आपका वीज़ा होगा। कौन लोग हो तुसी? नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर आपने किसी को कॉपी करना है, किसी को नकल करनी है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी अकल यूज़ कर लो यार। सिर्फ किसी को कॉपी करने से जो है आप जो है वो वकील नहीं बन जाओगे। वकील पैदाइशी वकील होता है, वो बाय बर्थ वकील है वो, बाकी तो डिग्रियां हैं वो कोई भी लेता फिरता है। नंबर 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? यार अभी थोड़ी देर पहले ठीक था, ये बात सुनने से पहले। आप सुनाएं कैसे? अल्लाह खैर करे। अभी मुझे सुन के हो सकता है दोबारा खराब ना हो जाए। नहीं कुछ नहीं होता, बताएं आप, बताएं। अच्छा सर, मैं अभी इधर ग्रेजुएट वीजा पर हूँ, तो मेरा वीजा एक्सपायर हो। कौन से वीजे पे हैं आप? कौन से वीजे? ग्रेजुएट वीजा पर, PSW पर हूँ अभी। अच्छा ठीक है। तो मैं अभी स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी वजह से मैं फी वेवर के लिए मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? दूसरा ये कि अगर मैं मतलब आजकल होम ऑफिस पे कितना टाइम लेते हैं, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं काम कंटिन्यू रख सकता हूँ? अच्छा, आपका पहला सवाल ये है कि आप PSW पे क्या स्पाउस वीज़े पे जा सकते हैं? आंसर इज़ यस, जी बिल्कुल आप जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप जो है वो फ़ी वेवर पे जा सकते हैं? अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्पाउस वीज़े पे जाएंगे तो उसके अंदर तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, 29,000 पाउंड मिनिमम आपने जो है वो मीट करनी होती है। तो अगर आपके पास 29,000 आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो क्या आप दिखा सकते हैं कि आपके खर्चे 29,000 से ज़्यादा हैं? तो फिर आंसर
इज़ यस, आप कर सकते होंगे। लेकिन तीसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप फ़ी वेवर करते हैं, इसका मतलब है आप तो कह रहे हैं कि जी हमारे पास फाइनेंशियली जो है वो हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? टाइम कितना लग रहा है ये डिपेंड करता है आप कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं। अगर स्टैंडर्ड सर्विस यूज़ करते हैं, इट कैन टेक अ ईयर और मोर, समटाइम्स लेस। और अगर आप प्रायोरिटी सर्विस यूज़ करते हैं, सुपर प्रायोरिटी, तो वो 24 आवर में भी आपका आ सकता है। ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर फी वेवर के लिए फिर अप्लाई कर भी दूं तो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो 3C है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच जी। अब हम आपसे लेंगे आज की लास्ट कॉल, क्योंकि लगता है लाइव आज बहुत लंबी हो गई है। मुझे खुद लग रहा है कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। यूजुअली आपको पता है मैं 1 घंटे के लिए ही लाइव आता हूँ, लेकिन क्योंकि आपके सवाल चल रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके जवाब जो हैं वो साथ साथ चलते रहे। वेदर थोड़ा सा बेहतर है आज, जो है AC की आवाज़ भी नहीं है, एयर कंडीशनिंग की आवाज़ भी नहीं आ रही, आपके सवाल भी आ रहे। तो नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज की आखिरी कॉल लेंगे, उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि मैसेज ऑफ द डे यही है कि अगर आपको नहीं पता तो से मुझे नहीं पता, आप भाई किसी और से मशवरा कर लो, लेकिन उसको गलत मशवरा दे के फंसाओ मत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी ठीक है, आप कैसे? ठीक है, खैरियत से। आखिरी कॉल है, शुक्र यार मेरी मिल गई है। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं सर? नहीं, कुछ भी नहीं कहना सर, सिर्फ आपकी आवाज़ सुन रहा था और मैंने सिर्फ आपसे बात करनी थी और आपको देख के खुशी होती। अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच। याद रखते हैं, ठीक है, बड़ी बात है यार। आवाज़ तो आप मेरी पहले भी सुन रहे थे, तो फिर कॉल करके आवाज़ सुननी थी। जी नहीं, मैं तो आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया इसलिए। नहीं मूड यार, वो मूड मेरा क्या, मुझे तो क्या कहते हैं, खंजर चले कहीं पे तो तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले कहीं पे तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो वो गुस्सा आता है यार, क्यों यार गलत लोगों को। प्यारे बंदे हैं, नहीं आता, बहुत कम करता हूँ, लेकिन ये बात सुन के यार उस बंदे को बच्चा करा दिया। अब वो बच्चा पालता, बच्चा संभालता, फिर एक अपने आप को खुद अपने आप को संभाल नहीं सकता, ऊपर से दुनिया में बच्चा ले आया है, अब उसको कैसे संभालेगा? खैर चले, करते हैं कुछ, अगर अल्लाह ताला उसको सर कोई ना कोई हल निकालेगा। ठीक है जी। आपसे शिकायत है छोटी सी सर, मेरी शिकायत जी है ना, ऐसे बंदे सामने तो शिकायत करोगे? नहीं, पिछले 2 सालों से शिकायत है। आपने साउथ वाली कढ़ाई खानी थी, वतन खाना था मेरे साथ। कहाँ पे? कहाँ मैंने आपके साथ? साउथ हाल का नाम था। जी आपने आना था और आपसे मिलना था। सर इंशाल्लाह साउथ हाल में जाऊंगा। मैंने आपको साउथ हाल तो मेरे इतने प्यार करने वाले हैं कि मैं एक गोलगप्पे वाले के पास गया, वहाँ से मैंने गोलगप्पे खाए और वो मुझे कहता मैंने आपसे पैसे नहीं लेने। मैंने कहा क्यों भाई? तो उन्होंने मेरे से कहता जी मैं आपकी रोज़ लाइव देखता हूँ, तो आप लोगों की हेल्प करते, मैंने आपसे पैसे। मैंने कहा भाई प्लीज़ मेरे से पैसे ले ले। तो कहता नहीं लेने। मैं एक और शॉप पे गया, वहाँ पे उस बंदे ने लाइन में खड़ा था, वो जलेबी जंक्शन पे, वो आ गया, वो जाके मुझे कहता जी आप सोलिसिटर हैं? तो साउथ हाल में तो मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं यार, थैंक यू वेरी मच। जलेबी जंक्शन पे तीसरा डोर है हमारा। अच्छा चले, मैं जलेबी जंक्शन अक्सर आता रहता हूँ, तो अब जब मैं जलेबी जंक्शन आऊँगा ना, तो मैं, अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, मुझे मैं मार दूंगा वहाँ पे चेक इन। ठीक है, बल्कि मैं आपका नंबर यार ठहरा मैं सेव कर लिया। आप इतने प्यार से 2 साल से मुझे कह रहे हैं, तो ज़रूर मैं आपके बाल छोटे हुए लंबे देख लेते हैं, कटिंग करवा के देख ली है। नाम क्या बताया था आपने? अदनान भाई मैंने आपका नंबर सेव कर लिया। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत देख के जब भी मैं साउथ हाल आऊँगा मैं ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा। ठीक है,
हाजिर हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अच्छा, ये लास्ट कॉल थी, मतलब लास्ट क्वेश्चन मैंने लेना था, लेकिन क्योंकि ये अदनान भाई की प्यार की कॉल थी, ये कह रहे हैं कि मैं 2.5 साल से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ आके वहाँ कढ़ाई खाएंगे साउथ हॉल में, तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी सही साहब, मैं काफी देर से मिला रहा था, आपके टाइम का शुक्रिया। मुझे पता है आप काफी देर से लास्ट कॉल पे जाना चाह रहे ये थे। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। और मेरा क्वेश्चन जरा समझ लीजिएगा। ठीक है, बताइए। हमारा अजीज स्टडी वीजे पे आया इंग्लैंड जी। 2-3 महीने बाद उसने असाइलम क्लेम किया। ठीक है। असाइलम में उसने ये कह दिया स्क्रीनिंग के इंटरव्यू में, क्योंकि मैं तो आना ही इधर इसी लिए चाहता था, या आया हूँ कि सिर्फ इधर आके असाइलम ही करना था। ठीक है। ठीक है, इसलिए आया हूँ। ठीक है, उन्होंने बेल पे डाल दिया। ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद फैमिली में रिश्ता मिल गया, हमने उसकी शादी कर दी लीगली, प्रॉपर काउंसिल में नोटिस दे के सारा कुछ बाय द बुक्स जी। बाद में हमने अप्लाई कर दिया स्पाउस वीजा, फैमिली वीजे के लिए, स्पाउस वीजे के लिए ना। ठीक है। अब उनका रिफ्यूजल आ गया। ओके। रिफ्यूजल में उन्होंने लिखा जी वर्बल डिसेप्शन। जी। वो जो आपने पहला वीजा लिया था ना, उधर आपने डिसेप्शन किया हमारे साथ, है ना। ठीक है। तो इसलिए हम आपको वीजा नहीं दे रहे, और राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कहते हैं रिव्यू भी नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। ये सवाल क्लियर करता है जो मेरा आज का टॉपिक है, ब्रिटिश नेशनलिटी सूटेबिलिटी गुड करैक्टर क्राइटेरिया के ऊपर। जो लोग यहाँ पे आए, जो अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब की कॉल मुझे आई थी कि जी मैं तो विजिटर वीज़े पे आया था और मैंने असाइलम अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, ये उस चीज़ को जो है वो रिफ़र कर रहा है कि अगर आप यहाँ पे जिस वीज़े पे आए थे और वो वीज़ा आपने नहीं किया, आपने कुछ और कर दिया है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल असाइलम कर दिया, और असाइलम में आपने ये कह दिया कि जी मैं तो आया ही यहाँ असाइलम करने था, मैं तो वीज़ा। अब ये आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट फेयर, क्योंकि जो लोग यहाँ पे असाइलम के लिए आते हैं, जेन्युइनली रेफ्यूजी के लिए आते हैं, क्या वो बता के आते हैं वहाँ पे कि जी हम वहाँ असाइलम करने जा रहे हैं? कौन बता के आता है? तो ये आई पर्सनली थिंक कि दिस इज़ नॉट फेयर। व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस, यू कैन चैलेंज द डिसीजन by sending them pre-action protocol, and if they refuse to give you allow you to live here, then obviously आप दोबारा से जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं और इस चीज़ को चैलेंज करके फाइट कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसको वर्बल डिसेप्शन का नाम दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब वो अगर तो वो जेन्युइनली, अच्छा अगर वो जेन्युइनली उसको प्रॉब्लम थी वहाँ पे और वो जेन्युइनली यहाँ असाइलम के लिए आया था, फिर ये वर्बल डिसेप्शन में नहीं आता। लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम नहीं थी और उसने आगे असाइलम कर दिया, फिर ये डिसेप्शन में आएगा ना। लेकिन वो तो खैर, तो इसलिए आई डोंट थिंक पर्सनली कि इसके ऊपर उनको रिफ्यूज़ करना चाहिए। आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल का लेटर भेजना चाहिए। आप किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें। रब्ता करने के बाद आप उनको क्योंकि राइट ऑफ अपील नहीं है, आप उसके अंदर 2 चीज़ें आस्क करें। नंबर 1 कि भाई इसको वीज़ा ग्रांट किया जाए, दूसरा इसको अगर वीज़ा ग्रांट नहीं करते तो कम से कम राइट ऑफ अपील दिया जाए। अगर वो आपको राइट ऑफ अपील दे देते तो आप अपील में चले जाए, अदरवाइज गो फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल तो हम उस पे तो जा रहे हैं ना जी। तो अब उसने सिर्फ ये लिखा है कि वर्बल डिसेप्शन, उसके आगे उसको कोई दफात भी लगानी चाहिए थी या कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगानी चाहिए थी? नहीं, उसमें अगर मेंशन करना चाहे तो वो मेंशन कर सकता है भी किस कानून के तहत। अगर देखें जब आप डिसेप्शन की बात करते हैं तो यूजुअली दे पुट अ 10 ईयर बैन टू रीअप्लाई।
अब अगर उसने एक सेकंड सर, यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उसने सिर्फ वर्बल डिसेप्शन लिखा है, आगे बैन नहीं लिखा। हाँ, तो यूजुअली दे डू से कि भी आपने जो है वो डिसेप्शन किया है और इस सेक्शन के तहत जो है अब आपकी ये कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। लेकिन इसका अगर उसने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल का बैन नहीं होगा। मोस्ट लाइकली जब आप दोबारा अप्लाई करें तो वो ये कहें कि भी आपने उस वक्त आपने डिसेप्शन यूज़ की थी और इसलिए हम आप ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते, हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं बिकॉज you used deception in your previous। तो वो 10 साल का बैन था आपके ऊपर। आपको इसके लिए आप दूसरा हाल ये कर सकते हैं, आप एक रिपोर्ट होती है उसका नाम है सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। इमिग्रेशन हिस्ट्री आप मंगवा सकते हैं होम ऑफिस से अपने अजीज़ की, और उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होगा कि उसके ऊपर डिसेप्शन का बैन लगा कि नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्यूजल में उसने बैन जरूरी नहीं है कि रिफ्यूजल में वो मेंशन करें। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि वो रिफ्यूजल में मेंशन करें। ठीक है। अब इसका एक ये भी दूसरा सवाल था, क्योंकि उसने डिसेप्शन किया है नॉर्मल वीजे में, स्टडी वीजे के लिए किया है या वर्क वीजे के लिए या किसी स्किल वर्कर वीजे के लिए, ठीक है जी। तो ये जो हमारा फैमिली वाला वीजा है, ये तो ह्यूमन राइट्स में आता है। क्या डिसेप्शन किसी वीजे का किसी का पर भी लग सकता है? जी, डिसेप्शन किसी भी चीज के ऊपर लग सकता है जी। नहीं, मतलब वो स्टडी पे किया था, अब दूसरी कैटेगरी का। अब अगर देखें ये चीज़ आती गुड करैक्टर के अंदर। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो नया इन्होंने सूटेबिलिटी क्राइटेरिया बनाया, पहले हर एक का डिफरेंट था। जैसे कि प्राइवेट लाइफ पे कोई एप्लीकेशन करता था ना, तो उसके लिए डिफरेंट सूटेबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर कोई फैमिली रूट पे वीज़ा अप्लाई करता था, उसके लिए डिफरेंट सूटेबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर कोई सिटीजनशिप करता था, उसके लिए डिफरेंट था। अब इन्होंने सबको एक जगह पे ला के, वो क्या कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो अब वो एक ही सफ में इन्होंने सबको लाके खड़ा कर दिया, कोई नेशनैलिटी वाला, कोई आपका जो इंडेफिनिट वाला। अब जब आपने अब अंडर अपेंडिक्स FM अप्लाई किया होगा, आपने रिक्वायरमेंट्स जो है अपनी पूरी की होंगी। फॉर एग्जांपल आपने अगर असाइलम पे थे तो आपको सबसे पहले तो चाहिए था अपना असाइलम विड्रॉ करते। अब जिसने आपको मशवरा जी, वो विड्रॉ कर दिया हमने। जब आपने अपना असाइलम विड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये है कि तो आपने तो वहाँ पे फिर असाइलम का तो केस आपके ऊपर लागू ही नहीं होता, क्योंकि आपने वो विड्रॉ कर दिया। लेकिन ये आपका सूटेबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जाके वो रिफ्यूजल डाल रहा है। तो अब आपको वहाँ पे ये प्रूव करना होगा कि आप जो है वो पर्सन ऑफ गुड करैक्टर हैं, पर्सन who is suitable to allow to live in the United Kingdom, and you were not giving a wrong impression कि भी आपने उस वक्त डिसेप्शन की थी। आप genuinely you are under threat and genuinely you came to UK to apply for an asylum। ठीक है, ठीक। एक तो रास्ता ये है। दूसरा ये है कि अक्सर जो है मैं कहता हूँ तो किसी की कान पट्टी ते तुसी बंदूक रख दो ना, तो ਉਹਦੇ कोई सवाल पूछो तो वो कन्फ्यूज होया होता है। उन्हें पता ही नहीं होता यार सवाल की पूछ रहा है तो मैं जवाब की दे रही। So there could be misunderstanding कि भाई मुझे सवाल नहीं समझ आया कि भाई ये क्या पूछ रहा था कि भाई तू यहाँ क्या करने आया था। मैंने तो कहना था मैं स्टडी करने आया था। एक्चुअली मुझे तो पता ही बाद में चला है कि मुझे तो उस वक्त कुछ, अक्सर ऐसे होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में है या किसी केस में है, लेकिन अक्सर ऐसी जगह पे हो जाता है कि आपने कहना कुछ और होता है और क्या कुछ और देते हैं, पॉसिबिलिटी है। सो देयर जी। मेरा एक और सवाल था इसी से रिलेटेड, वो क्या ज़हन से निकल गया, आपकी बातें सुन रहा था। चले ऐसा ही मैं। हाँ ठीक है। अब जब हम उसका रीअप्लाई करेंगे या उसको ये हम जुडिशियल रिव्यू के लिए आस्क करेंगे तो उसको सर कोई यू हैव टू मेक ग्राउंड्स और उस ग्राउंड्स के ऊपर कि क्यों आप जुडिशियल रिव्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका डिसीजन जो है अनलॉफुल है या इफ देयर इज अ एरर इन फैक्ट।
ठीक है। नहीं दौरान इसमें हम अगर दोबारा अप्लाई करते हैं तो इसके दौरान उसके लिए हमें क्या कोई कैसे कहते हैं वो बेल लेनी पड़ेगी या नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, यू कैन अप्लाई। नहीं उसको तो कोई खतरा नहीं ना, मतलब कि उसका केस पड़ा हुआ तो फिर खतरा देखिए, खतरा जब आपका जो अगर कोई आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है होम ऑफिस के अंदर या आपकी कोई अपील पेंडिंग है तो मोस्ट लाइकली there is no issue at all. However, if there is no case pending, प्री एक्शन के ऊपर जो है आप कहें कि खतरा नहीं है तो खतरा तो है। अगर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू में चले जाते हैं और अगर कोर्ट के अंदर केस है तो देर आर लेस चांसेस कि वो उसको वापस भेजेंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर योर कॉल। थैंक यू, शुक्रिया, आप जज़ाकल्लाह। जी, मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अगर आप मेरे से जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मैं लंदन में होता हूँ, इल्फर्ड में होता हूँ। यूके इमिग्रेशन के हवाले से मैं आता हूँ लाइव एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे और 7 PM। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर लें टिकटॉक के ऊपर, और ये सारी की सारी वीडियो जो है वो हम यूट्यूब के ऊपर यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद आफाक हसन पे भी अपलोड कर देंगे। और जब मेरी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ठीक है, ताकि अगर किसी का कोई सवाल है, इस मुतल्लिका सवाल है, उसको उसका जवाब मिल जाता है तो जहां वो मुझे दुआएं देगा आप भी उसकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। मैं अब आपको मिलने वाला हूँ नॉट नेक्स्ट आई मीन कमिंग थर्सडे को। यार थर्सडे को मैं लाइव आऊँगा अब, और इवेंट जो है आप पहले भी जो है वो बुक कर सकते हैं। अब मैं उसका लिंक क्रिएट कर दूँगा। जाने से पहले अगेन एंड अगेन आई से वन थिंग कि यहाँ पे लोगों में एहसास की कमी तो नहीं है, लेकिन उनका इशू क्या है कि उन्होंने इसको बिज़नेस बना दिया है। बिज़नेस जैसे कि मैं ये सोचता था कि यार कैसे मेरे से तो किसी चिकन की भी गर्दन नहीं काटी जा सकती, तो ये कैसे लोग जो हैं ये चिकन या बकरे को जो भी ये लैम्ब वगैरह काट देते हैं, तो ये कसाई लोग हैं, इनका रोज़ का काम है। ठीक है, तो इसलिए कसाईयों से बचें और आप पहले तो ये मेक श्योर करें कि आप किसी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जा रहे हो। यार आप पढ़े लिखे इंसान हो, अब आपने एक जाके छोटी सी चीज़ खरीदनी होती है 10 पाउंड की, तो उसके लिए आप 70 रिव्यू पढ़ते हो, जाके आप देखते हो, उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हो और आप अपना केस जाके ऐसे ही किसी को पकड़ा के आ जाते हो। कोई भी आपको कहेगा जी मैं वकील हूँ, आप मान लोगे मैं वकील हूँ। ठीक है, तो आप अपना ज़रा ख्याल रखिएगा। और दूसरा मैसेज जो ऑलवेज देता हूं कि जो दिल करता है करो तब तक, थर्सडे तक, और लेकिन एक काम नहीं करना। वो क्या नहीं करना कि किसी का दिल नहीं दुखाना। उसके लिए जाते हुए जो आप सुनना चाहते हैं और जो मैं हमेशा पढ़ता हूं कि मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहदा। मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहदा। एक बंदे दा दिल ना टावी क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। नंबर 07727347212। मिलूंगा आपको थर्सडे को। एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे में आता हूँ लाइव। उससे पहले अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो नंबर नोट कर लीजिए 07727347212। अल्लाह निगहबान।